बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फिजिकल फीचर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश और उच्चावच। यह चैप्टर भारत का भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे सर्वाधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और निश्चित तौर पर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए इसे थोड़ा बढ़िया से तैयार करेंगे आप। तो मैं बता दूं कि भारत की भौतिक संरचना जो है, वास्तव में इसको भूआकृतिक लक्षणों के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, भू संचलन की क्रियाओं से बनने वाले उच्चावच के आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर, जलवायु विशेषता के आधार पर या विषमता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इस उच्चावच और भौतिक प्रदेशों की विषमता का सबसे बड़ा कारण है भूगर्भिक क्रियाएं, पहला। दूसरा है भू संचलन। तीसरा है चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया। चौथा है चट्टानों के निर्माण की अवधि। इसके बाद है आपका इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भिक संरचना। इसके बाद है जलवायु विशेषता। फिर है आपका भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त उच्चावच की ऊंचाई। ये सभी कारक सम्मिलित रूप से भारतीय भौतिक प्रदेशों को अलग अलग स्वरूप प्रदान करते हैं। इनकी अलग 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 प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इसलिए भारत जैसे प्रदेश में लगभग सभी तरह के भौतिक उच्चावच पाए जाते हैं। सामान्यतः इनकी विभिन्नता के आधार पर इसे 4 भौतिक उच्चावच प्रदेशों में या भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है, इसके उत्तरी हिस्से में पर्वतों की अधिकता के कारण पर्वतीय प्रदेश में बांटा गया है, जबकि दक्षिणी भाग, मध्यवर्ती और दक्षिणी हिस्से को कठोर संरचना के कारण और पठारी नुमा आकृति के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग में बांटा गया है। तीसरा, इन पठार और पर्वतों के बीच के क्षेत्र को, जो कि निक्षेपण के कारण बना है, मैदानी विशाल मध्यवर्ती मैदान के रूप में बांटा गया है। और चौथा है कि तटीय क्षेत्रों में निक्षेपण और द्वीपों की स्थिति के कारण चौथा भौतिक प्रदेश जो है उसे तटीय प्रदेश और द्वीप समूह के रूप में बांटा गया है। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं भारत के, जिसका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये इतने विस्तृत हैं कि किसी एक वीडियो में इन सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। तो पहला है मेरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, भारत की प्रमुख भौतिक इकाई है, प्रमुख उच्चावच प्रदेश है। आपको पता होना चाहिए कि इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण, अगर एक शब्द में कहें या एक लाइन में कहें, तो यह निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हुआ है। अब रहा सवाल कि ये घटना कब घटी, कैसे घटी, इसकी विस्तृत जानकारी हमें रखनी होगी और इसके परिणाम स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश का किस तरह से निर्माण होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेंजिया टूटा था, सुपर कॉन्टिनेंट, तो गोंडवाना और अंगारा लैंड बने थे। पुनः अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी विभाजित हो जाते हैं। तो गोंडवाना लैंड जब विभाजित हो जाता है, यह दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था, यह गोंडवाना लैंड जब विभाजित होता है तो इससे कई महाद्वीप बनते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। इसमें से भारतीय प्लेट जो है, गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ता रहा, गति करता रहा, और धीरे 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 यह विषुवत रेखा को पार किया, और विषुवत रेखा को पार करने के बाद यह और उत्तर की ओर बढ़ा और तब यूरेशियन प्लेट से टकराता है। यह घटना 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन काल में हुई थी, टकराने की पहली घटना। और उसके बाद हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण होता रहा है अलग अलग समयों में। तो सबसे पहले, हाँ, जब टक्कर की बात हो गई तो भारतीय प्लेट एक यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा काफ़ी छोटा भी था, और यह एक
महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट था, इसलिए यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा इस प्लेट का घनत्व और भार दोनों ज़्यादा था। घनत्व और भार दोनों ज़्यादा होने के कारण भारतीय प्लेट नीचे उतर गई यूरेशियन प्लेट के, और पहले टक्कर में ओलिगोसिन काल में क्या कहते हैं कि महान हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद महान हिमालय के निर्माण के बाद उस क्षेत्र की नदियां उसके दक्षिणी हिस्से में गिरती रहीं, क्योंकि उस महान हिमालय के दक्षिण एक भूसन्नति, कम गहरी भूसन्नति का भूसन्नति अभी भी मौजूद थी, ये पूरी तरह से भरी हुई नहीं थी। तो महान हिमालय की नदियां दक्षिण की ओर गिरती रहीं, और प्रायद्वीपीय नदियां भी जो कि उत्तर दिशा में बह रही थीं वो भी उस द्रोणी में गिरती रहीं। धीरे धीरे निक्षेप जारी रहा, और काफ़ी लंबे समय के बाद मायोसीन काल में यह टक्कर पुनः होती है भारतीय प्लेट की, और इस टक्कर के कारण मध्य हिमालय का निर्माण होता है। फिर कुछ लंबे समय तक के लिए यह प्लेटें स्थिर तो नहीं रहती हैं, आगे की ओर गति करती रहती है, लेकिन यह टक्कर प्रभावी रूप से प्लायोसीन काल में होता है, और ये तीसरा टक्कर था। प्लायोसीन काल में टक्कर के पूर्व मध्य हिमालय के दक्षिण की ओर जो भूसन्नति बची थी उसमें इंडो ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी, और सिंधु नदी में जाकर गिरती थी, मिलकर अरब सागर में गिरती थी, और यह भूसन्नति काफ़ी गहरी रह गई थी। इसमें यही एकमात्र नदी थी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी, और प्लायोसीन काल आते आते यह टक्कर फिर से एक बार प्रभावी रूप लेता है, और उस पूरे नदी घाटी को मोड़कर ऊपर की ओर उठा देता है, जो इससे शिवालिक रेंज या शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है। इस तरह से महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन इस उत्पत्ति के पूर्व महान हिमालय के उत्तर में एक और टक्कर के साथ ही या टक्कर के पूर्व महान हिमालय के उत्तर में एक और हिमालय, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, का निर्माण होता है। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से भी प्राचीन है। उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मायोसीन काल में मध्य हिमालय, उसके बाद प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो इस तरह से हिमालय की इन चारों श्रेणियों का निर्माण होता है, 4 अलग अलग कालों में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ टक्कर के पूर्व जो टेथिस भूसन्नति थी उसमें मलबा जमा होते रहे, भारतीय प्लेट आगे की ओर बढ़ती रही, और इसके बढ़ने के चलते जो संकुचन बल मलबा पर पड़ा, यही मलबा अलग अलग समयों में मुड़कर ऊपर उठता रहा और हिमालय का निर्माण होता रहा। तो यह है हिमालय के निर्माण का इतिहास और प्रक्रिया। अब रहा सवाल कि पहली टक्कर जब ओलिगोसिन पीरियड में हुआ था तो हिमालय सर्वाधिक ऊंचाई लिया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस टक्कर में भारतीय प्लेट की गति सर्वाधिक थी, और भारतीय प्लेट के 2 किनारे थे, एक उत्तर पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्वी किनारे द्वारा लगाया गया बल सर्वाधिक था, इसीलिए, और उत्तरी पश्चिमी किनारे द्वारा लगाया गया बल कम था, तो इसीलिए उत्तरी पूर्वी हिस्से में हिमालय की कुल चौड़ाई कम है, जबकि उत्तरी पश्चिमी हिमालय में हिमालय की कुल चौड़ाई ज़्यादा है। दूसरा, इसका प्रभाव यह हुआ कि उत्तरी पूर्वी हिस्से में हिमालय अधिक ऊंचाई को प्राप्त किया, और उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर हिमालय की ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। खैर, अब हम देखते हैं कि हिमालय की श्रेणियों को इस प्रकार से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका हिमालय पर्वत श्रेणी, जिसको हम महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटते हैं। दूसरा है आपका ट्रांस हिमालय, जो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है। तीसरा है आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इस तरह से 3 हिस्सों में हम इसे बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला है आपका महान हिमालय। आपको पता है कि महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन पीरियड में भारतीय प्लेट के टकराने के कारण हुआ था। इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। महान हिमालय को बृहत हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री बहुत ज़्यादा हिम के जमाव के कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। यह 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन पीरियड में बना था। इसके आंतरिक हिस्से में अजैविक चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि बाहरी हिस्से में या ऊपरी हिस्से में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि यह परतदार चट्टानों के मूलने से ही बना था। लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें
तो इनमें से परतदार चट्टानों का अधिकतर अपरदन हो चुका है। खैर, इसकी औसत ऊंचाई जो है महान हिमालय की वो 6000 मीटर तक है। इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो यह श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के गाढ़ तक फैली हुई है, खास करके नंगा पर्वत से नमचा बरुआ तक। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है महान हिमालय की वो एवरेस्ट है, और एवरेस्ट विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वह है कंचनजंगा। एवरेस्ट की ऊंचाई अगर 8848 मीटर है तो कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची है। तीसरी महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है मकालू, 8481 मीटर। चौथा है धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई 8172 है। इसके बाद है नंगा पर्वत 8126, तब है नंदा देवी, तब है नमचा बरुआ 7756 मीटर। तो ये प्रमुख चोटियां हैं महान हिमालय की। तो मैं जो बता रहा था कि भारतीय प्लेट के दो शीर्ष निकले हुए थे, एक उत्तरी पश्चिमी हिस्से में और एक उत्तरी पूर्वी हिस्से में। इन दोनों शीर्षों में उत्तरी पश्चिमी हिस्सा का जो शीर्ष था वो वहाँ पर नंगा पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि उत्तरी पश्चिमी हिस्से का जो शीर्ष था सिंह के समान निकला हुआ आगे की ओर, वहाँ नंगा पर्वत बना। और उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो शीर्ष आगे की ओर सिंह की तरह निकला था वहाँ नमचा बरुआ पर्वत बना। और दोनों के पास काफ़ी तीखे मोड़ बने। हिमालय पर्वत श्रेणी में अभी ये दोनों तीखे मोड़ दिखाई देते हैं, जहाँ से इसकी श्रेणियाँ पश्चिम नंगा पर्वत के पास से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और नमचा बरुआ के पास सीधा दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। इसके अलावा महान हिमालय के अगर अन्य उच्चावच की बात करें तो इसमें दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों में सबसे प्रमुख दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला और बड़ा लापचा है। उत्तराखंड में थागला और लिपुलेख है। इसी तरह से सिक्किम में जो दर्रा है उसमें नाथुला सबसे प्रसिद्ध है। भारत और चीन के बीच इसी से होकर मार्ग जाता है। तो नाथुला के अलावा सिक्किम में जलेपला भी है। इसी तरह से अरुणाचल में बोमडिला है, जो अरुणाचल से चीन के बीच संबंध स्थापित करता है। दूसरा उच्चावच स्थलाकृतिक संरचना में अगर हिम नदों की हम चर्चा करें तो हिमालय के महान हिमालय श्रेणी में ही सबसे बृहत या बड़े आकार के हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें मिलाम है, गंगोत्री है, जेमू है, ये सारे हिमनद हैं। यहाँ पर हिम नदों का निर्माण हिम रेखा से ऊपर पाया जाता है, और हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 5000 मीटर से ऊपर मिलती है। लेकिन पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि पश्चिमी भाग में आर्द्रता की कमी है और पूर्वी भाग में ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है, इसलिए हिम रेखा काफ़ी कम ऊंचाई पर ही मिल जाती है। तो महान हिमालय में ही विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को चूँकि नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस नाम को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में कि एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, या नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा। सागर माथा के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक एवरेस्ट के पूरब। तो इस तरह से महान हिमालय की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर पश्चिम से पूरब की ओर है। लेकिन महान हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर के बीच है। महान हिमालय के बाद दूसरी सबसे प्रमुख श्रेणी अगर कोई है तो वो है लघु हिमालय। इसका निर्माण मायोसीन काल में हुआ था। यह महान हिमालय के दक्षिण में है। सामान्यतः इसकी ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, जबकि उसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। इसकी सबसे प्रमुख श्रेणियों में पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटीबा है, महाभारत है, मसूरी है। शिमला जो है वो धौलाधर पे स्थित है। और शिमला की ही बात क्यों करें, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं,
वो सभी के सभी महान हिमालय पर ही स्थित हैं। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अधिकतर स्वास्थ्यवर्धक स्थान, मनोरंजन केंद्र या फिर पर्यटन केंद्र हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, महान हिमालय में, मध्य हिमालय में या शिवालिक हिमालय में। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर मध्य हिमालय में स्थित है। जैसे शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मसूरी, चक्राता, ये सभी के सभी लघु हिमालय पर ही स्थित है या मध्य हिमालय पर ही स्थित है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग अंग्रेजों ने किया था और इसको प्रसिद्ध भी उन्हीं लोगों ने ही बनाया था। अब इसमें कुछ दर्रे भी हैं, जैसे बनिहाल दर्रा मध्य हिमालय में कश्मीर को भारत से जोड़ता है। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच जो फॉल्ट है, जो भ्रंश रेखा है, उसको हम सीमांत भ्रंश कहते हैं। इसी तरह से मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच भ्रंश रेखा है, शिवालिक और भारतीय प्लेट, पठारी प्लेट के बीच भ्रंश रेखा है, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच भ्रंश रेखा है। इनका हम अलग अलग उल्लेख करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो भ्रंश रेखा है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। इसके अलावा महान हिमालय की एक बहुत खास बात है कि इसके सबसे ऊपरी शिखर पर जहाँ की वनस्पतियों का अभाव होता है, खास करके मुलायम घास के मैदान मिलते हैं। इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग और मर्ग कहते हैं। अब इसी मर्ग में गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सभी आते हैं। और इसी तरह से उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल और पग्याल कहते हैं या प्यार कहते हैं। इस घास के मैदानों की चराई के लिए लोग ऋतु प्रवास करते हैं। तो ट्रांसह्यूमेंस, यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हिमालय के किस क्षेत्र में ट्रांसह्यूमेंस की क्रिया होती है। तो मध्य हिमालय के क्षेत्र में ट्रांसह्यूमेंस की क्रिया होती है, खास करके इसी गुलमर्ग, सोनमर्ग और बुग्याल और पग्याल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए गद्दी और बोटिया जैसी जनजातियाँ अपनी बकरियों को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर बरसात में, जाड़े में नीचे चले आते हैं। तो इस तरह से ट्रांसह्यूमेंस की क्रिया होती रही है, हमेशा होती है। तो इसके दूसरे यूनिट को हम लोग दूसरे हिस्से में देखेंगे और वहाँ यह भी चर्चा करेंगे कि इस महान हिमालय या प्राकृतिक प्रदेश भारत के पर्वतीय क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।